चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। डायरेक्शन इसका देख लेते हैं हम लोग। ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विथ 3 अंडरलाइन पार्ट। देखो ये जो पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्शंस हैं, और हर क्वेश्चंस में देखो आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्शन है, बट हम लोग जो है दोस्तों बस एक बार इसको देखेंगे डायरेक्शन, फिर आप लोग समझ जाएंगे। क्वेश्चन जो है वो आपका ये ब्लैक इंक वाला आपका क्वेश्चन है, तो आपको इस पर फोकस करना है। डायरेक्शन दोस्तों इजी है, इसमें जो है एरर करेक्शन का हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। एरर करेक्शन इसमें हमको करना है, और जिन बच्चों ने जो है प्रैक्टिस की हुई है एरर करेक्शन की, उनको पता है कि क्या इसका अप्रोच होना चाहिए। बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर यहाँ से लेकर तो यहाँ तक हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। बीच में आपके पास जो है ए बी सी और डी 4 ऑप्शंस दिया हुआ है दोस्तों। ए जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए सेक्शन हो गया आपका, ये वाला बी सेक्शन, फिर ये सी सेक्शन, और डी सेक्शन जो है दोस्तों वो हमारा नो एरर, ठीक है, जिसमें कोई भी एरर अगर नहीं है आपके इन पार्ट्स में, तो हम लोग जो है डी वाले को करेक्ट कर देंगे। हमको इसमें से बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक। अब जिस भी पार्ट में, जिस भी ए बी या सी या फिर डी जिसमें भी एरर है वो हमारा आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पर जो है टिक लगाने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। देखो इसको करने का मैं आपको तरीका, या मेरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसको हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा शुरू से लास्ट तक इसको पढ़ेंगे, एक इसका जनरल आइडिया हम समझेंगे, फिर हम लोग एक एक वर्ड टू वर्ड जो है इसको हम लोग, इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी करेंगे और ट्राई करेंगे कौन से रूल है, क्या है, कहाँ पर कौन सा एरर आ रहा है। लेट्स स्टार्ट। द लेटर हैज बीन रिटन, I insist on it being sent at once, ठीक है। The letter has been written, I insist on it being sent at once, ठीक है। तो इसमें जो है क्या लिखा है कि the letter has been written, I insist on it being sent at once। अब इसके अंदर जो है, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। देखो क्या है हमारा इंस्ट्रक्शन, एनी एरर अंडरलाइन पार्ट इंडिकेट योर रिस्पॉन्सेज इन द आंसर शीट्स, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, द लेटर हैज बीन रिटन। दोस्तों ध्यान से आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द लेटर हैज बीन रिटन। अगर ये इसका अगर आप स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो द लेटर क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट इसको हम कहें, या फिर इसे हम सिंगुलर नाउन कहें। दोस्तों एक सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है, जिसको कि हम लोग कौन सा रूल बोलते हैं? सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स का हमारा एक रूल है, और सिंटैक्स का रूल बहुत इजी है। ये कहता है कि अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो आपका जो वर्ब होगा दोस्तों वो भी सिंगुलर वर्ब होगा। उसी प्रकार अगर नाउन प्लूरल है, उस कंडीशन में जो है वर्ब भी हमारा प्लूरल होने वाला है ना। ये हमारा सिंटैक्स का रूल है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये हमारा जो है सिंगुलर नाउन है लेटर। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ जो वर्ब आने वाला है वो भी सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर बिल्कुल बराबर है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो हैज, उसके बाद बीन और उसके बाद रिटन, इसका मतलब है दोस्तों ये आपका पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है। कौन से फॉर्म का सेंटेंस है? पैसिव वॉइस का ये पर्टिकुलर आपका सेंटेंस है। कैसे पता चला सर? पता चला कि हैज बीन कभी भी आता है, ध्यान देना, हैज बीन आया, ठीक है, हैज बीन आया, या फिर उसके बाद या फिर आपका कोई इज एम आर आया, ठीक है ना, इज एम आर आया, या फिर इसका पास्ट टेंस जो है वॉज वर आया, या फिर विल बी शैल बी। इस तरह से कोई भी आपका वर्ब टू बी का फॉर्म आता है और उसके जस्ट बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो आप समझ जाओ कि हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है। अब आगे देखते हैं। द लेटर हैज बीन रिटन, आई इंसिस्ट
अब दोस्तों ये ना अलग अलग सेंटेंस हैं बेसिकली, इसीलिए आपका जो है कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये अलग अलग सेंटेंस हैं। आपको बस इसमें पता करना है कि किस पर्टिकुलर पार्ट में एरर है। तो लेटर हैज बीन रिटन, आई इंसिस्ट ऑन इट बीइंग सेंड एट वंस, नहीं सेम है। अच्छा, यहाँ पर जो है फुल स्टॉप है, उसके कारण आपका अब ये कंप्लीट हो जाएगा। आई इंसिस्ट ऑन इट, ये हमारा जो है यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इट हमारा जो है स्मॉल आने वाला है, ये कुछ क्वेश्चन का एरर है थोड़ा इसमें, ठीक है। तो लेटर हैज बीन रिटन, आई इंसिस्ट ऑन इट बीइंग सेंड एट वंस, की लेटर जो है वो लिखा जा चुका है और अब जो है मैं इस चीज को क्या करता हूं, मैं इंसिस्ट करता हूं इस चीज को, मैं अब इसको मैं ये उम्मीद करता हूं या आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको जो है तुरंत जो है भेजा जाना चाहिए। इट बीइंग सेंड, ये भी देखो आपका पैसिव वॉइस है, कभी भी बीइंग बीई और उसके साथ आईएनजी आता है, मतलब ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि इसको जो है जैसे लेटर जो है वो लिखा जा चुका है, ठीक है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको तुरंत भेज दिया जाए, ये इसका मीनिंग है। दोस्तों यहां आप याद रखो क्या लिखा है, इंसिस्ट, लेकिन इंसिस्ट जो है, ध्यान देना, इंसिस्ट जो है दोस्तों, ये जो आपका इंसिस्ट जो आपका वर्ड है, वर्ब है दोस्तों, उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इंसिस्ट के साथ जो है ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं आने वाला है, क्योंकि इंसिस्ट के बाद जो है क्या होता है, हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो इंसिस्ट के बाद जो है ये हमारा नो preposition, that means we are not going to use on after insist, that means our error is in B part, हमारा जो एरर है वो बी वाले पार्ट में है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है एरर हमारा बी सेक्शन में है, इंसिस्ट के साथ जो है ऑन प्रीपोजिशन नहीं आने वाला है, ठीक है, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंस्ट्रक्शंस दोस्तों अब अवॉइड करो, है ना, एक बार आप लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से है, लेट्स सी, आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज, देखो ये डायरेक्ट स्पीच है ना, जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, पूरा पढ़ते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज सेड द मदर, बोथ ऑफ देम कीप क्वेरलिंग ऑल द टाइम, राइट नाउ ऑल्सो दे आर क्वेरलिंग विथ वन अनादर। इसमें एक चीज ध्यान देना दोस्तों कि ये ए वाला जो सेक्शन, ए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ए शुरू में लिया था, इस क्वेश्चन में ए हमारा लास्ट में है, बट यहां से लेकर तो यहां तक ये आपका ए सेक्शन है, ठीक। बोथ से लेकर टाइम तक बी सेक्शन, राइट से लेकर वन अनादर तक सी सेक्शन, और नो एरर जो है वो आपका डी सेक्शन। लेट्स सी, तो आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज सेड द मदर, बोथ ऑफ देम कीप क्वारलिंग ऑल द टाइम, राइट नाउ ऑल्सो दे आर क्वेरलिंग विथ वन अनादर। इसका क्या मीनिंग है, मोटा मोटा इसमें हम समझते हैं कि देखो माँ कहती है, सेड द मदर, आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज, माँ के ये डायरेक्ट शब्द है, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है कि मैं जो है इन बच्चों से, मेरे जो बॉयज मतलब मेरे जो लड़के हैं उनसे मैं थक चुकी हूँ, इसका मतलब परेशान हो चुकी हूँ, ठीक है। टायर्ड का मतलब ये बिल्कुल आपका एक फ्रेज है ना, टायर्ड ऑफ का मतलब होता है परेशान होना, क्या होना, परेशान होना, ठीक है। टायर्ड ऑफ का मतलब थकना नहीं, परेशान होना, तंग आना, ये इसका जो है सेंस निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है कि मैं जो है अपने बच्चों से, मेरे लड़कों से परेशान हो चुकी हूँ। और आगे देखो मदर क्या कंटिन्यू बोलती हैं, बोथ ऑफ देम, दोनों जो है, कीप क्वारलिंग ऑल द टाइम, दोनों के दोनों जो है हमेशा जो है वो क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं, क्वारल करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। राइट नाउ ऑल्सो दे आर क्वारलिंग, कि अभी भी, इस समय भी दे आर क्वारलिंग, देखो कंटिन्यूटी है, प्रोग्रेसिव चल रहा है ना, दे आर क्वारलिंग, कंटिन्यूस टेंस चल रहा है कि अभी भी जो है वो क्वारल कर रहे हैं, किससे, विथ वन अनदर, एक दूसरे से क्वारल कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या एरर है। मीनिंग तो हमको समझ में आ गया कि एक मदर का जो डायरेक्ट स्पीच है कि ये जो है मैं अपने लड़कों से तंग आ चुकी हूं और ये दोनों हमेशा जो है लड़ते रहते हैं, और इस समय, इस वक्त भी जो है, देखो मतलब राइट नाउ का क्या मतलब है यहाँ पर कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, ठीक। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस, ठीक है ना, प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस में हमारा पूरा सेंटेंस है कि राइट नाउ ऑल्सो दे आर
क्वारलिंग, तो अभी भी ये लोग लड़ रहे हैं। चलिए समझ में आया। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है। आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज सेट द मदर, ए वाला हमारा करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं। ठीक, बोथ ऑफ देम, ये भी लिखने का तरीका सही है। देखो बोथ आता है उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आया। दोस्तों एक चीज आप याद रखें कि देखो कभी भी ये जो सीक्वेंस है, जैसे बोथ ऑफ है या फिर नन ऑफ है या फिर सम ऑफ है, तो इस तरह से कभी भी कोई सीक्वेंस आता है तो उसके बाद हमेशा नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल नाउन। ठीक है, नाउन प्लूरल नाउन होना चाहिए। अगर प्रोनाउन हुआ तो वो भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो बोथ ऑफ, उसके बाद देम, तो ये आपका प्लूरल है। बोथ ऑफ हिज, बोथ ऑफ हिम, ये होता तो गलत हो जाता, तो ये तो बराबर है। कीप क्वारलिंग, ठीक है, ये भी बराबर है। कीप क्वारलिंग है ना, वो क्या करते रहते हैं, क्वारल करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं ऑल द टाइम, हमेशा। तो बी वाले में भी जो है अभी तक कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये आपका एक तरह से नया सेंटेंस है कॉमा लगा के कि राइट नाउ ऑल्सो, बिल्कुल लिख सकते हैं अभी भी, इस समय भी, दे आर क्वारलिंग, वो क्वारलिंग कर रहे हैं विथ वन अनदर। अब यहाँ वन अनदर में आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं दोस्तों, दो वर्ड है। ठीक है, एक होता है वन अनदर, ठीक है ना, एक होता है वन अनदर और एक और होता है ईच अदर, ईच अदर। ध्यान देना, ये इंटरेस्टिंग है और इसमें जो है बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। आप देखो वन अनदर, वैसे तो बहुत सारी जगह या ग्रामर के सेंस में भी वन अनदर और ईच अदर दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, दोनों एक दूसरे की जगह हम लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जनरल सेंस में बात करें, अगर हम जनरली जब हम कन्वर्जेशन की या प्रैक्टिकली जब हम बात करें, तो हम जो प्रेफरेंस है, जब दो लोगों की बात करते हैं तो हम दो, ये ईच और अदर को प्रेफरेंस देते हैं। किसके लिए, फॉर टू पीपल। जब हम दो लोगों की बात करें तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, कभी भी इस तरीके का कुछ लिखना होता है तो ईच अदर को प्रेफरेंस देते हैं। और जब हम जो दो से ज्यादा, मोर देन टू पीपल, दो से ज्यादा कि जब हम बात करें तो हम लिखते हैं वन अनदर, ये याद रखना है। तो यहां पर देखो साफ साफ लिखा है कि यहां पर राइट नाउ बोथ, बोथ का मतलब ही होता है दो। भाई बोथ का क्या मतलब होता है, टू, दो लोग हैं, बोथ ऑफ देम। तो इसलिए जाहिर सी बात है यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, दो लोगों की बात कर रहे हैं। दो लोगों की बात करना है तो प्रेफरेंस हमको जो है वन अनदर नहीं लिखेंगे, उसके बदले क्या आ जाएगा दोस्तों, ईच अदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईच अदर, दैट विल बी द राइट आंसर। इसका मतलब एरर हमारा जो है कौन से सेक्शन में है, सी वाले सेक्शन में। ठीक है, सी वाला जो पार्ट है वो हमारा एरर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एरर का ही क्वेश्चन है, यहां से पढ़ते हैं। शैली वॉन्ट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग टू दिल्ली टुडे नाइट। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, शैली वॉन्ट्स टू नो। अब शैली क्या है, शैली, पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं कि शैली वॉन्ट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग। शैली जानना चाहती है, वॉन्ट्स टू नो मतलब ये जानना चाहती है कि यू आर गोइंग टू दिल्ली टुडे नाइट, कि आप जो है आज रात को दिल्ली जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, है ना। वेदर में ये आ जाता है, वेदर मतलब हो या नहीं, ऑप्शन आ जाता है कि है कि नहीं, या जा रहे हो या नहीं, इस तरह से इसका वेदर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही मीनिंग इसका निकल के आ रहा है कि शैली जो है इस बात को जानना चाहती है कि आप दिल्ली आज रात जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। ठीक, ये इसका मीनिंग। बट अब स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखो शैली, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, किसी का नाम है, शैली किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है। और दोस्तों किसी का नाम है तो वो किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, वो हमारा सिंगुलर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंगुलर नाउन हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने सब सिंटैक्स का रूल बताया था, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है ना, सिंगुलर नाउन, वर्ब सिंगुलर। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वॉन्ट्स, एस लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों देखो इस वर्ब के बारे में आपको बताता हूं, सिंगुलर वर्ब के बारे में। देखो एक होता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब सिंगुलर वर्ब को लिखने का तरीका होता है V5, और एक होता है प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब को लिखने के लिए हम लोग
V1 लगाते हैं। अब देखो V5 और V1 में क्या डिफरेंस है। देखो V1 जो होता है दोस्तों, कोई भी वर्ब जब हम एज इट इज लिखते हैं तो वो हमारा जो है V1 कहलाता है। मतलब सपोज अगर मैंने लिखा want, तो एज इट इज जब मैं इसको लिखता हूं तो ये हमारा एक्चुअल में V1 फॉर्म है। इसका मतलब ये हमारा प्लूरल वर्ब है। कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना। और V5 अगर मुझे लिखना है, इसका मतलब है कि मुझे वर्ब के साथ या तो मैं s लगा दूंगा या फिर मैं es लगा दूंगा, इन दोनों में से कोई एक लग जाता है, ठीक है ना। अगर s और es लगा है, इसका मतलब ये जो वर्ब है ये मेरा कैसा है? सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना। कौन सा वर्ब है ये दोस्तों? सिंगुलर वर्ब है। और सिंगुलर वर्ब हम कब लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो। भाई सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके लिए जो वर्ब लगाओगे वो कैसा होगा? V5 होगा। और उसी तरीके से अगर प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में जो वर्ब लगाओगे वो कैसा होगा? V1 होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ध्यान देना कि ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है सॉरी, तो इसके साथ जो वर्ब होगा V1, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो कि शर्ली वांट्स टू नो, वो जानना चाहती है। देखो टू के बाद वर्ब का हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है ना। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो वांट्स टू नो मतलब ए वाले में कोई भी एरर नहीं, ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, शर्ली वांट्स टू नो वेदर। अब ये वेदर की यहाँ पे प्लेसमेंट सही है कि नहीं। देखो वेदर हमको क्या देता है? ऑप्शन देता है ना। जैसे और से हमको ऑप्शन मिलती है, इफ से, यदि से, है ना। उसी तरीके से जानना चाहते हैं कि, ये की का काम करते हैं, ये इस पेयर का काम करता है, की और डैश 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 नहीं। ये जो आपका हिंदी का जो पेयर है वो किससे बनता है? वेदर, वेदर से बनता है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। तो शर्ली ये बात जानना चाहती है कि यू आर गोइंग, ये आपका कंटिन्यूस, कि तुम जा रहे हो टू दिल्ली, दिल्ली जा रहे हो या नहीं, है ना। टुडे नाइट। अब तो यहां तक बी में कोई एरर नहीं, लेकिन दोस्तों क्या हम इस तरीके से लिखते हैं टुडे नाइट? कभी आपने सुना है ये शब्द? नहीं सुना है। तो ये टुडे नाइट जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। और टुडे नाइट के बदले हम लोग जो है, ये बड़ा प्रचलित शब्द है टू नाइट, क्या बोलते हैं हम इसको? प्रचलित शब्द है टुडे नाइट का जो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा टू नाइट। इसको इसी तरीके, आज रात, है ना, टू नाइट, आज रात को जो है क्या तुम जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। इसका मतलब एरर जो है हमारा सी वाले के अंदर, सी वाला हमारा रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वापस हमारा कंटिन्यू एरर का चल रहा है। पढ़ते हैं 42 वाला क्वेश्चन हमारा। द विजिटर्स टू द जू आर रिक्वेस्टेड in the interest of all concerned not to carry sticks, stones or food inside and not to tease animals। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। द विजिटर्स टू द जू, जो जू जो है, चिड़ियाघर जो है, वहां पर जो आगंतुक, विजिटर मतलब जो वहां पर आते हैं, वहां पर एक तरह से वहां पर जो घूमने के लिए आते हैं चिड़ियाघर में, ठीक है, घूमने के लिए, देखने के लिए जो आते हैं, उनसे ये क्या की गई? रिक्वेस्ट की गई, ठीक है, उनसे एक विनती की गई। क्या? इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंसर्न, कि ये जो विनती की गई ये सभी के फायदे की है। किसकी? ऑल कंसर्न मतलब जितने भी लोग, जो भी इससे जो है संबंधित लोग हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो जू का स्टाफ है, चाहे प्रशासन हो, चाहे खुद जो विजिटर हैं, वो सभी ऑल कंसर्न, उनके फायदे में है ये। उनको ध्यान में, उनके फायदे को ध्यान में रखते हुए जो है ये रिक्वेस्ट की गई है सभी विजिटर से, नॉट टू कैरी स्टिक्स, स्टोन्स और फूड। क्या नहीं कैरी करना है, क्या नहीं लेकर आना है। चिड़ियाघर में आप जैसे ही एंट्री करते हो तो आपकी पानी की बोतल वगैरह, खाने पीने का जो भी सामान है, वो सब का सब जमा करवाया जाता है, ठीक है। वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आपको एक तो कोई अपने साथ डंडे वगैरह, है ना, स्टिक्स वगैरह कैरी नहीं करना है, कुछ पत्थर वगैरह उठा के साथ में लेकर नहीं जाना है, और फूड भी नहीं ले जाना है। फूड वहां पर टोटली अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड नॉट टू टीज, टीज का मतलब होता है कि जैसे एनिमल्स को चढ़ाना या किसी तरीके से उनको परेशान करना, उनको कुछ चीजें फेंक कर देना, तो ये सारी चीजें जो है वहां पर अलाउड नहीं है। वो पूरी तरीके से ये रिक्वेस्ट की गई, ठीक। अब देखते हैं स्ट्रक्चर।
देखो शुरुआत में क्या लिखा है, द और उसके बाद विजिटर्स। अब ये जो विजिटर्स हैं, तो अगर एस लग गया और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस है दोस्तों, तो अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है कि ये आपका पॉजिटिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव। ये एक तरह से हमारा पॉजिटिव नाउन हो गया। और पॉजिटिव नाउन जब भी होता है दोस्तों, याद रखना, तो उसके बाद एक और नाउन आता है, उसके बाद जो है फॉलोड बाय वन मोर नाउन। इसके बाद एक और नाउन लगाना है, जैसे द विजिटर्स व्हीकल, या विजिटर्स पास, या विजिटर्स कार्ड, ठीक है, या विजिटर्स, कुछ भी ऐसा कोई भी नाउन आना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं है, सीधा उसके बाद टू द जू आ गया। इसका मतलब ये अनवांटेड है, ठीक है ना, ये क्या है, अननेसेसरी है, अनवांटेड है। सीधा सीधा यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है विजिटर्स, एक से ज्यादा विजिटर्स हैं तो उनके लिए जो है ये वर्ड आपका सही हो जाएगा। अपोस्ट्रोफी एस जो है यहाँ पर नहीं आने वाला। इसका मतलब एरर जो है हमारा ए वाले पार्ट के अंदर है, बाकी पूरा हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। इन द ऑल कंसर्न, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, टू नॉट, ये बिल्कुल सही है, नॉट टू कैरी, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक, स्टिक्स, स्टोन्स और फूड इनसाइड, फूड, ये तीन चीजें नहीं करना है। एंड नॉट टू नहीं करना है, क्या, टीज, एनिमल्स को टीज नहीं करना है, ठीक। बाकी किसी में भी कोई भी एरर जो है हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट जो है ए वाला दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 43 वाला पढ़ते हैं। द लेजेंडरी हीरो laid down his precious life for our country, ठीक है। अब देखो कि द लेजेंडरी हीरो, लेजेंडरी का मतलब होता है कि जो बहुत ही बहादुर, जिन्होंने बहुत ही सूरमा, जिन्होंने बहुत देश के लिए जो है बहुत कुर्बानियां दी हो, इस तरह का जो हीरो जो होता है। जैसे हमारे बहुत सारे लेजेंडरी लीडर्स हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हुए हैं हमारे देश में, उसी तरीके से लेजेंडरी कुछ हीरो जो हमेशा जिनको याद रखा जाता है। लेड डाउन, ये हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। लेड डाउन क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। लेड डाउन का मतलब होता है सेक्रीफाइस, ठीक है। क्या मतलब होता है, सेक्रीफाइस करना। तो इन्होंने क्या करा, सेक्रीफाइस किया, एस ए आने वाला, ठीक है। तो लेड, इन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी जो प्रीशियस, अपनी जो कीमती जो अपना क्या है, जीवन है, फॉर आवर कंट्री। तो ये जो हीरो है, इन्होंने क्या किया, हमारे लेड डाउन हिस, उसका जो है प्रीशियस जो जीवन है, ठीक है, हमारे देश के लिए, फॉर आवर कंट्री के लिए उन्होंने क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, है ना। इस तरह का इसका मीनिंग आ रहा है। अब लेड जो है ना, ये ले का LAY, ले, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और LAID ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर वाइज। देखो किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप ये बताओ। सब्जेक्ट जो है दोस्तों, द लेजेंडरी हीरो, ये हमारा जो है क्या है, सब्जेक्ट है। और ये कैसा है हमारा, सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान देना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म चल रहा है, मतलब सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में चल रहा है। सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है। हिज प्रेशियस लाइफ, देखो ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ध्यान देना। और ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये हीरो के लिए यूज हो रहा है, इस हीरो के लिए जो कि हमारा नाउन है। तो बराबर है, क्यों, क्योंकि हीरो जो है वो जनरल सेंस में हम लोग उसको जो मेल प्रायोरिटी देते हैं, मस्क्यूलाइन जेंडर उसको मानते हैं, है ना। हीरो वैसे भी मस्क्यूलाइन जेंडर होता है, तो यहाँ पर हिज बराबर है, ठीक। प्रीशियस लाइफ, ये एडजेक्टिव हो गया, प्रीशियस क्या हो गया, एडजेक्टिव, और लाइफ क्या है, वापस से नाउन है। अब आगे देखते हैं, फॉर आवर कंट्री। अब देखो यहाँ पे आवर मतलब हमारी, तो ये हमारा जो है कब होता, ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। ध्यान देना दोस्तों, ये हमारा क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। अब प्लूरल प्रोनाउन हम लोग जनरली कब लगाते, जब पहले हमारे पास कोई सा प्लूरल नाउन होता। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी प्लूरल नाउन नहीं है, सभी सिंगुलर है। मतलब यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही है वो किसके बारे में, हीरो के बारे में। तो जाहिर सी बात है ये अवर जो है यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा, और इसके बदले जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिस,
ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, जो डिस्कशन है, वो किसके बारे में हो रहा है, वो इस हीरो के बारे में हो रहा है जो कि मस्कुलाइन जेंडर है और जिसके लिए हम लोग क्या लगाने वाले हैं, हिज लगाने वाले हैं। ठीक है, हिज प्रीशियस लाइफ फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए, है ना। उसमें जो हम लोग कैसे इंक्लूड हो गए, हो सकता है उसका देश अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपका एरर हमारा सी वाले सेक्शन में है ना, ये हमारा एरर का क्वेश्चन है, सी इज आवर राइट आंसर। ठीक दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 44 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर गार्डनर विच इज वेरी लेजी सेज दैट देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, आवर गार्डनर विच इज वेरी लेजी। हमारा जो गार्डनर है, गार्डनर जो माली होता है ना, जो गार्डन वगैरह का रख रखाव करता है, कटाई करता है, फ्लावर वगैरह मेंटेन करता है, प्लांट्स वगैरह को, विच इज वेरी लेजी, जो कि बहुत ही क्या है, आलसी है। ठीक है, बहुत आलसी है। सेज दैट, अब ये हमारा जो है वो कहता है, क्या कहता है, देयर, सेज दैट देयर विल बी नो एप्पल्स, कोई भी एप्पल नहीं रहेंगे इस ईयर। उनका क्या मानना है, वो इतना आलसी है और वो क्या कहता है कि इस साल तो जो है आपको कोई भी सेब की पैदावार नहीं होने वाली है, कोई भी एप्पल जो है इस साल जो है नहीं, उपज उसकी नहीं होने वाली। ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, देखो आवर गार्डनर, ठीक है, आवर गार्डनर हो गया, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है भाई। गार्डनर जो है, माली है, वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, ये ध्यान देना दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब जाहिर सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आने वाला है। ठीक, लेकिन उसके जस्ट बाद यहां पर क्या आया, विच आया, जो कि क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये हमको जो है ध्यान रखना है दोस्तों कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे हु जो है, हु वो किसी पर्सन के लिए आता है। ठीक है ना, वो किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है। और विच जो है, विच वो हमेशा किसी थिंग्स के लिए आता है। किसके लिए आता है, किसी थिंग के लिए आता है, चीजों के लिए ऊपर आता है। ठीक है, तो यहां पे जो है जी आएगा, हाँ किसी चीजों के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर आप बात कर रहे हो गार्डनर की, जो कि मस्कुलाइन जेंडर है। तो जाहिर सी बात है, ये पर्सन है, तो ये हमारा यहाँ पर विच नहीं आने वाला है, इसके बदले जो है क्या आने वाला है, हु। ठीक, हु रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। इसका एक रूल मैं बता देता हूँ दोस्तों, देखो आपके सामने क्या है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट, ठीक है, इसको आप एक नाउन बना लो, एक नाउन हुआ। और उसके बाद जैसे WH वाला वर्ड है, और WH वाला वर्ड है, उसके बाद जो वर्ब होगा वो आपका आएगा किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ये नाउन या सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आएगा। और उसके बाद जो है फॉलोड बाय, उसके बाद अगर एक और वर्ब आएगा तो वो वर्ब भी आपका किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू नाउन वन, जो भी पहला आपका नाउन है उसके अकॉर्डिंग आने वाला है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद विच या हु आया, विच तो आएगा नहीं। और उसके बाद देखो इज आया, वर्ब क्या आया, इज, ये सिंगुलर है। तो अब ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, गार्डनर के हिसाब से, जो कि सिंगुलर है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिल्कुल बराबर है, जो कि वेरी लेजी। तो देखो क्या हो गया, आर गार्डनर हु इज वेरी लेजी, जो कि बड़ा आलसी है। यहाँ तक एक एरर मिल गया, मतलब इस ए के अंदर हमारे पास एरर है। ठीक, आगे देखते हैं। सेज दैट, देखो सेज यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखो सिंगुलर सब्जेक्ट गार्डनर की बात हो रही है और प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगने वाला है, पांचवा वाला। तो ये बिल्कुल बराबर है ना। सिंगुलर वर्ब है हमारा। क्या कहता है, देयर विल बी, वहां पर क्या होगा, नो एप्पल्स, कोई भी एप्पल नहीं रहेगा दिस ईयर, इस वर्ष जो है कोई भी एप्पल नहीं होने वाला है। ठीक, बिल्कुल सही, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, एरर हमारा ए में है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 45 वाला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते हैं। व्हेन आई आस्क्ड द गेस्ट what she would like to drink, she replied that she preferred coffee much more than tea. फिर से देखते हैं। When I asked the guest, जब मैंने मेहमानों से पूछा, भाई मेहमान आए और मैंने जो है उनसे मेहमानों से पूछा what she would like to have, मतलब देखो मेहमानों नहीं, सॉरी मेहमान, एक ही मेहमान है ना। ये यहाँ पर क्या है, हमारा गेस्ट क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो गेस्ट से क्या पूछा, वॉट शी वुड लाइक, कि उन्हें क्या पसंद है। देखो शी है तो ये शी किसके लिए, गेस्ट के लिए, कि वो क्या पसंद करेगी।
ठीक है, क्या पसंद करेंगी, टू ड्रिंक, है ना, पीने में क्या पसंद करेगी। तो उन्होंने रिप्लाई किया, शी रिप्लाइड, देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दैट शी प्रिफर्ड कॉफी, कि वो जो है, ये बिल्कुल बोलने का तरीका है कि आई प्रेफर कॉफी देन या टू टी, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो इसने भी बताया कि शी प्रिफर्ड कॉफी, की वो जो है कॉफी पसंद करेगी, मच मोर देन टी, चाय जो है उससे कहीं ज्यादा कॉफी पसंद करेगी। तो जब आपके यहाँ मेहमान आता है और आप उनसे जो है उनकी खिदमत करते हो, उनका स्वागत करते हुए आप बड़े पोलाइटली उनसे पूछते हो कि सर आप क्या प्रेफर करेंगे, चाय या कॉफ़ी, तो आप कैसे कहोगे, क्या आप इस तरीके से कहोगे कि नहीं नहीं मैं तो जो है कॉफ़ी को पसंद करता हूँ, चाय से कई कई गुना ज़्यादा चाय से कॉफ़ी पसंद करता हूँ, क्या इस तरीके से आप बोलोगे, या आप बोलोगे नहीं मैं चाय के बदले कॉफ़ी पसंद करता हूँ, इस तरीके से बोलोगे। इसका मतलब एरर कहीं ना कहीं हमारा सी सेक्शन में है। बहरहाल देखते हैं शुरुआत से। देखो व्हेन, जब, ये हमारा जब जो है किसके लिए, टाइम के लिए, है ना, टाइम की बात हो रही कि जब मैंने पूछा गेस्ट से पूछा तो आए, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। व्हाट शी वुड लाइक, वो क्या पसंद करेगी, तो ये जब पूछा कि वो क्या पसंद करेगी टू ड्रिंक, मतलब पुरानी बात बता रहे हैं, ठीक है, कि क्या पसंद करेगी टू ड्रिंक, तो उन्होंने फिर रिप्लाई किया कि शी प्रेफर्ड, कि उसको जो है वो किसको प्रेफरेंस देती है, कॉफी को, मच मोर। तो दोस्तों ये हमारा बोलने का तरीका यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, हम इसके बदले जो है मच मोर देन यहाँ पर नहीं लगाते हैं, सीधा सीधा हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी रिप्लाइड दैट शी प्रेफर्ड कॉफी टू टी, बिल्कुल इस तरीके से आप बोल सकते हो। मच मोर देन जो है उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, इस पर्टिकुलर इस सेंटेंस के मीनिंग में जो है ये हमारा नहीं सेट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा एरर जो है सी वाले सेक्शन में है, मच मोर देन के बदले टू प्रीपोजिशन हम लोग लगाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 46 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नो सूनर डिड आई रीच देयर द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेस विद देयर पेरेंट्स, ठीक। वापस से देखते हैं, अच्छा ये नो एरर दो बार है तो ये एक ही बार होगा यहाँ पर। वापस पढ़ते हैं, नो सूनर डिड आई रीच, कि देखो ये नो सूनर का मतलब क्या है, नो सूनर को हम लोग ऐसे बोलते हैं ही नहीं की, है ना, ही नहीं की। आई रीच, डिड आई रीच देयर, वहां जब मैं पहुंचा, बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो है वो लेफ्ट द प्लेस, वो जगह क्या कर चुके थे, छोड़ चुके थे, विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। अब ये कुछ वर्ड्स हैं दोस्तों, जैसे नो सूनर है, ठीक है ना, ध्यान देना, नो सूनर है, या हार्डली हो गया, या रेयरली हो गया, या बेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, ठीक है, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया। ये जो आपके वर्ड्स हैं, नो सूनर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, दोस्तों ये जो है ये हमारे क्या कहलाते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारे जो है कंजंक्शंस, ठीक है, इनको जो है हम लोग कंजंक्शन की तरह भी हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, और एडवर्ब, ठीक है ना, इनको हम लोग एडवर्ब की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। अब दोनों कब ट्रीट करेंगे ये आप समझो दोस्तों। कंजंक्शन कब बोलेंगे, जब ये सेंटर में आने वाले हैं, दो सेंटेंसेस के, देखो सेंटेंस 1 बीच में ये आया, और उसके बाद सेंटेंस 2, है ना, बीच में कभी आते हैं। भाई कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंस को, दो शब्दों को जोड़ने का काम होता है, ठीक है, कनेक्ट करने का काम होता है। तो जब ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है, बीच में कहीं पर आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, तो हम लोग उसको कंजंक्शन मानते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखो कहां पर आ रहा है, एकदम शुरुआत में आ रहा है। तो शुरुआत में जब आता है तो ये हमारा एडवर्ब की तरह काम करेगा। और दोस्तों एडवर्ब का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था, एडवर्ब को हमको कैसे समझना है। दोस्तों मैंने बताया था कि एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को भी डिफाइन करता है, किसी एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, और अपने आप को, मतलब एडवर्ब को भी वो डिफाइन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, एडवर्ब जो है वो किस किस को डिफाइन करता है, ध्यान देना, वर्ब को डिफाइन करता है, अपने जैसे दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करता है,
एडजेक्टिव को डिफाइन करता है और पूरे सेंटेंस को भी डिफाइन करता है। ये भी याद रखना, पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता है और जो हाफ सेंटेंस है जिसको हम लोग इनकम्प्लीट जो सेंटेंस है जिसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं उसको भी डिफाइन करता है। तो यहाँ पर ये नो सूनर जो है एक तरह से पूरे के पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो नो सूनर है ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। अब देखो इसका ना एक रूल होता है, याद रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रूल ऑफ इन्वर्जन हम बोलते हैं उसको। और रूल ऑफ इन्वर्जन दोस्तों ध्यान देना कि ये जो नो सूनर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डर, ये जितने भी इससे स्टार्टिंग हो रहा है उसके जस्ट बाद जो है हम लोग लगाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ये हम लोग लगाते हैं। ठीक, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है और उसके जस्ट बाद जो है आपका मेन वर्ब आता है। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब केवल दो आते हैं, 99% ये दो ऑक्सिलरी में से कोई एक आता है, या तो आपका डिड होगा, ध्यान देना दोस्तों, या तो डिड होगा या फिर हैड होगा। ठीक, उसके बाद देखो सब्जेक्ट, यहां पर भी सब्जेक्ट और डिड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कभी भी डिड से शुरुआत हो रही है तो यहां पर मेन वर्ब जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म होने वाला है, मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म होने वाला है। और हैड अगर यहां पर शुरुआत हो रही है तो मेन वर्ब हमारा थर्ड वाला फॉर्म होगा। ठीक, V3 होगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो आप क्या लिखा है, नो सूनर, देखो डिड आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, थर्ड फॉर्म। अभी मैंने आपको क्या बताया कि डिड आता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इसका मतलब एरर हमारा यहां पर आ गया। ठीक है, तो रीच्ड नहीं होने वाला, ये क्या हो जाएगा, रीच। क्या हो जाएगा दोस्तों, रीच हो जाएगा। ये हमारा आंसर जो है रीच सही हो जाएगा। अब आप पढ़ो, देखो, नो सूनर डिड आई रीच देयर द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेस विद देयर पेरेंट्स, कि जैसे ही मैं वहां पहुंचा ही नहीं कि क्या हुआ, बच्चे जो है अपनी जगह छोड़कर चले गए अपने मम्मी पापा के साथ, इस तरीके से। तो ये क्लियर हुआ दोस्तों, फिर से बता रहा हूं, कभी भी याद रखना शुरुआत में अगर ये नो सूनर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, नेवर, इस तरीके के कोई सेल्डम, इस तरीके के शब्द आते हैं तो ये हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद याद रखना तुरंत उसके बाद जो है सहायक क्रिया आती है और वो दो में से कोई एक आ सकती है, या तो डिड होगा या फिर हैड होगा। डिड और हैड दोनों ही के बाद सब्जेक्ट आना है। डिड प्लस सब्जेक्ट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है। हैड प्लस सब्जेक्ट और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इसके हिसाब से हमने एरर पता किया। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये याद रखना दोस्तों, देखो नो सूनर आया, अब ये जो है ना, जब इनको हम कंजंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं दोस्तों, तो ये इनका एक पेयरिंग होती है, इनकी एक जोड़ी होती है। जैसे नो सूनर है, नो सूनर है तो इसके साथ जो पेयर बनता है वो बनता है देन। क्या बनता है, THN, देन का पेयर। और हार्डली अगर लिखा है तो उसके साथ जो है बनता है व्हेन। बिल्कुल, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो कि नो सूनर डिड आई रीच देयर, अब ये यहाँ पर एक्चुअली कॉमा होना चाहिए, है ना, क्वेश्चन का एरर है। कॉमा भी हो सकता है और देन भी हो सकता है, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। तो यहाँ या तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, मान लो अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, देन या व्हेन में से कुछ भी नहीं है तो करेक्ट चलेगा। लेकिन अगर ध्यान देना, यहाँ पर अगर व्हेन लिखा होता और आगे आपका नो सूनर, देखो क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि इधर नो सूनर लिखा है और इधर व्हेन लिखा है, आपको क्या करना है, व्हेन को हटाकर देन कर देना है। ये याद रखना, क्यों, क्योंकि नो सूनर के साथ देन आता है। और इस तरीके का भी क्वेश्चन देखा गया है कि शुरू में हार्डली लिखा हुआ है और आखिरी में देन लिखा है, तो वो देन को हटा के व्हेन कर देना है, ठीक है। हालांकि वो इसको, ये क्वेश्चन उसका नहीं है, बट मैंने आपको इसके साथ बता दिया। बट एरर आपको समझ में आया कि नो सूनर डिड आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रीच देयर द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेस, बच्चों ने जो है जगह वो छोड़ चुके थे अपने पेरेंट्स के साथ। देखो देयर आया,
ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है, ध्यान देना। तो देयर क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब ये किसके लिए लगा है, चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नाउन है, तो जाहिर सी बात है प्लूरल नाउन तो प्लूरल प्रोनाउन, बिल्कुल सही है ना। अगर यहाँ पर इट्स होता या हिज होता तो ये भी हमारा एक एरर हो जाता, ठीक है ना। इसका मतलब बाकी हमारा कोई भी एरर नहीं है, ए वाले सेक्शन में जो है एरर मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।